नमस्कार। आज हम बात करेंगे फोटोकेमिस्ट्री में क्वांटम दक्षता की। क्वांटम दक्षता होती क्या है? साधारण रूप से कहें, क्वांटम दक्षता अभिक्रिया की दर बटा अवशोषित फोटोन की संख्या का अनुपात क्वांटम दक्षता है। अभिक्रिया की दर बोल दें या कहें अभिकृत होने वाले क्रियाकारकों की संख्या और अवशोषित फोटोन की संख्या या आइंस्टाइन की संख्या, उसको क्वांटम दक्षता कहते हैं। क्वांटम दक्षता में दो पॉइंट है इसमें। अभिक्रिया की दर, जो अभिक्रिया की दर है वो रासायनिक बलगतिकी के द्वारा ज्ञात की जाती है, और जो अवशोषित फोटोन की संख्या है उसको ज्ञात करने की अलग टेक्निक्स होती है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करें, जो इसमें सोर्स है, स्रोत होता है, जो फोटोकेमिस्ट्री में जो क्वांटम दक्षता ज्ञात करते हैं उसके लिए सोर्स में जो यूवी के लिए मरकरी वाष्प लैंप काम लेते हैं, और यूवी व दृश्य प्रकाश के लिए टंगस्टन फिलामेंट या साधारण बल्ब कहते हैं, उसमें जो फिलामेंट होता है वो काम लिया जाता है। मोनोक्रोमेटर होता है, एक घूम सकने वाली एक ग्रेटिंग होती है जो क्वार्ट्ज की बनी होती है। इसका काम क्या होता है कि उपयुक्त तरंग की लाइट को आगे पास करना। इसमें सैंपल सेल होती है, जो सैंपल सेल है वो क्वार्ट्ज की या ग्लास की बनी होती है, जिसमें सैंपल रखा जाता है और जिसके माध्यम से अपन इसका अवशोषित फोटोन की संख्या ज्ञात करेंगे, या फोटो जिसमें रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो वो सैंपल सेल हो गई। फिर है इसमें डिटेक्टर, संसूचक। तो डिटेक्टर के माध्यम से ही जो पारगमित प्रकाश होता है उसको डिटेक्ट करके जो अवशोषित प्रकाश की तीव्रता है उसको निकाल लिया जाता है। तो जो अवशोषित प्रकाश की तीव्रता निकालने के लिए जो तीन इंस्ट्रूमेंट है, एक तो थर्मोपाइल है। थर्मोपाइल क्या होती है? इसमें क्या होता है, बिस्मिथ और एजी जो सिल्वर के जो मिश्र धातु से बनी हुई एक पाइल्स होती हैं, जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है और इसके आगे गैल्वेनोमीटर को भी जोड़ दिया जाता है, और एक आधे पार्ट को ब्लैक कर दिया जाता है, जिस पर जब लाइट गिरती है तो प्रकाश का अवशोषण होता है, तो गैल्वेनोमीटर में क्या आता है, विक्षेप आता है। तो जो विक्षेप आएगा जो गैल्वेनोमीटर में, वो किसके समानुपाती है? प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगा। दूसरा जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जो इंस्ट्रूमेंट, प्रकाश विद्युत सेल, ये किस पर कार्य करता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब किसी धातु की स्वच्छ सतह पर प्रकाश डाला जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो इस फिनोमिनान को क्या बोलते हैं अपन? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो जो यहाँ पर जो मेटल काम लिया जाता है, मेटल कैसा होना चाहिए? जिसका आयनन विभव काफी कम हो। तो क्षार धातुएं या क्षारीय मृदा धातुएं इसमें काम ली जाती है। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सीजियम। सोलर पैनल में जो प्रकाश विद्युत प्रभाव पे कार्य करता है उसमें सीजियम काम लिया जाता है। तो इसमें क्या है, इस सेटअप में धातु की सतह पर जब लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो ये तो धनावेशित पार्ट हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन जाके टकराएंगे वो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित पार्ट। और इसके श्रेणी क्रम में आगे एमीटर जुड़ा हुआ है, तो एमीटर में क्या होगा? धारा जनरेट होगी। तो जो उत्पन्न धारा है वो किसके समानुपाती होगी? प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगी। तो इस प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक सेल के माध्यम से भी अवशोषित फोटोन की संख्या या तीव्रता को ज्ञात किया जा सकता है। तीसरा जो मेथड इसमें केमिकल एक्टिनोमेट्री, रासायनिक एक्टिनोमेट्री। तो इसमें क्या होता है कि भाई किसी अभिक्रिया, जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, उसके दौरान उसमें कोई फोटो सेंसिटाइजर मिला दिया जाता है, प्रकाश संवेदक मिला देते हैं। प्रकाश संवेदक क्या होता है? जो प्रकाश को डिटेक्ट कर रहा है उसके प्रति संवेदनशील होता है। तो इसमें क्या किया, जैसे अपन ने इसको समझाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड लिया 0.05 एम का, और यूरेनिल सल्फेट इसमें मिला है 0.01 एम का। इस मिश्रण में अब क्या करेंगे कि जो इसमें ऑक्जेलिक एसिड का डिकम्पोजिशन है प्रकाश की उपस्थिति में, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो यूरेनिल डाइऑक्साइड जो आयन है वो क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है और एक्साइटेड हो जाता है, और यह एक्साइटेड मॉलिक्यूल किससे टकराता है? ऑक्जेलिक एसिड से टकराता है और आगे इसका डिकम्पोजिशन कर देता है। और जो अभिक्रिया की प्रगति है उसका अध्ययन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अनुमापन द्वारा किया
जाता है। तो अलग अलग समय पर अभिक्रिया की दर नोट कर लेते हैं। जो अभिक्रिया की प्रगति है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगी। ये तीन जो मेथड है, तीन टेक्निक, उसके द्वारा इसका अवशोषित प्रकाश की तीव्रता या अवशोषित फोटोन की तीव्रता ज्ञात की जाती है। अब बात करें कि जो क्वांटम दक्षता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहली बात करें ताप। क्वांटम दक्षता को ताप प्रभावित करता है। ताप बढ़ाने के साथ साथ क्वांटम दक्षता का मान बढ़ता है। जैसे अमोनिया का डिकम्पोजिशन, उसमें अभिक्रिया के दौरान 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर उसकी फाई का मान 15% तक बढ़ जाता है। ऐसे ही तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है उसके फाई व्युत्क्रमानुपाती होगी, क्योंकि जो प्रकाश ऊर्जा है वो किसके समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है, लैम्ब्डा के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तीसरा है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता फाई प्रकाश की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। चौथा पॉइंट है इनर्ट गैसेज, अक्रिय गैसें। तो अक्रिय गैसें क्या करती हैं कि जो सक्रिय अणु होते हैं वो पात्र की दीवारों से टकराकर अपनी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं, जिससे क्वांटम दक्षता का मान कम हो जाता है। जब अक्रिय गैस मिलाते हैं तो जो सक्रिय अणुओं की दीवार पर, पात्र की दीवार पर टकराने की जो दर होती है वो घट जाती है। इस वजह से फाई का मान बढ़ता है। अब बात करते हैं कि जैसे क्वांटम दक्षता ज़्यादा क्यों होती है, कम क्यों होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले उच्च क्वांटम दक्षता की बात करें, हाई क्वांटम किल। हाई का मान यदि 1 है तो ये क्या हो रहा है कि एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करके उत्तेजित होता है, उसके बाद में वह उत्पाद में बदलता है। इस स्थिति में क्वांटम दक्षता का मान 1 होगा। और उच्च क्वांटम दक्षता की बात करें तो इसका पहला कारण है कि उदासीन अणु फोटोन का अवशोषण करके उत्तेजित हो जाते हैं और फिर यह उत्तेजित अणु दूसरे अणु को भी उत्तेजित कर देते हैं। इस प्रकार से क्वांटम दक्षता का मान बढ़ सकता है। दूसरा इसका ये है श्रृंखला अभिक्रिया, चैन रिएक्शन। चैन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे मैं आपके सामने, जैसे ये A2 अणु है, इसने फोटोन का अवशोषण किया 2A, ये एक्साइटेड हुआ और ये B2 अणु से टकराया और इसको भी एक्साइटेड कर दिया। और ये जो एक्साइटेड दूसरा अणु है B, ये किससे टकरा रहा है, A2 से टकरा रहा है और आगे फिर A में बदल गया। इस प्रकार से यह अभिक्रिया लगातार चलती रहती है। ओजोन का जो विघटन होता है यह भी एक श्रृंखला अभिक्रिया है, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जब इस पे यूवी प्रकाश गिरता है तो क्लोरीन रेडिकल बनते हैं और क्लोरीन रेडिकल, एक क्लोरीन का जो रेडिकल है 1 लाख ओजोन के अणुओं को तोड़ देता है। इस प्रकार से ये श्रृंखला विक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस स्थिति में क्वांटम दक्षता का मान बढ़ जाता है। तीसरा जो पॉइंट है कि क्वांटम दक्षता में जो इंटरमीडिएट बन रहा है अभिक्रिया के दौरान वो उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाए, तो उस स्थिति में भी क्वांटम दक्षता का मान बढ़ जाता है। चौथा कारण है कि जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है जब प्रकाश का अवशोषण करते हैं तो कई फिजिकल चेंजेज होते हैं, जैसे ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटरनल कन्वर्जन। उस दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और उस ऊष्मा की वजह से भी कुछ अणु सक्रिय हो जाते हैं। तो इस स्थिति में भी क्वांटम दक्षता का मान बढ़ जाता है। तो जैसे मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूँ कि H2 + Cl2 अभिक्रिया 2HCl, तो इसकी क्वांटम दक्षता का मान 10⁶ तक होता है। तो ये आपके सामने मैंने उच्च क्वांटम दक्षता की बात की। अब बात करते हैं लो क्वांटम यील्ड की, कि किन किन परिस्थितियों में क्वांटम दक्षता का मान कम हो सकता है।
लो क्वांटम यील्ड। पहली है जो एक्साइटेड जो मॉलिक्यूल है, ये जो रिएक्शन हो रही है ये बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए। क्या हो जाए? बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए, तो उस स्थिति में भी क्वांटम दक्षता का मान बढ़ जाता है। दूसरा कारण है कि जो सारे सक्रिय अणु उत्पाद में नहीं बदलते हैं, केवल वे ही अणु उत्पाद में बदलते हैं जिनको सक्रियण ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है या उससे ज़्यादा होती है या उसके बराबर, वे ही अणु उत्पाद में बदलते हैं। तो जो सारे अणु एक्टिव हो रहे हैं वो सारे उत्पाद में नहीं बदलते। इस परिस्थिति में भी क्वांटम दक्षता का मान कम हो जाता है। तीसरा जो कारण है कि जो ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल है ये दीवार से टकराकर अपनी ऊर्जा नष्ट कर दे, तो इस स्थिति में भी क्वांटम दक्षता का मान घट जाता है। क्या करें? उत्तेजित अणु दीवार से टकराकर उदासीन में बदल जाए या ग्राउंड स्टेट में आ जाए, और इस स्थिति में भी क्वांटम दक्षता का मान घट जाता है। चौथा ये है कि जो उत्तेजित अणु है वो क्या है, दूसरे उत्तेजित अणुओं के साथ टकराकर संयुक्त होकर उदासीन अणु में बदल जाए, या कहें कि ग्राउंड स्टेट में आ जाए या अपनी ऊर्जा का ह्रास कर दे या लॉस कर दे, तो इस परिस्थिति में भी क्वांटम दक्षता का मान घट जाता है। अब बात करते हैं प्रकाश संवेदी अभिक्रियाओं की। फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन। प्रकाश संवेदी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें जो प्रकाश संवेदक की उपस्थिति में ही संपन्न होती है उन्हें फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन कहते हैं। अर्थात जो फोटोसेंसिटाइजर किसका काम करता है? प्रकाश के अवशोषण का काम करता है और अभिक्रिया को प्रारंभ करने का कार्य करता है। इसके बिना यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। आपके सामने एक वेल नोन रिएक्शन जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो क्या काम करता है? फोटोसेंसिटाइजर का काम करता है। 6.2 ये क्या करता है? जो क्लोरोफिल प्रकाश जब गिरता है, यूवी लाइट या दृश्य प्रकाश, तो ये खुद एक्साइटेड हो जाता है, अर्थात ऊर्जा को ट्रैप कर लेता है। और ये एक्साइटेड जो अणु है वो वाटर के मॉलिक्यूल को एक्साइटेड कर देता है, और ये वाटर का मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके इसको कार्बोहाइड्रेट में ये आपस में बदल जाते हैं और ऑक्सीजन निकलती है। तो इस अभिक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन का। अब इस रिएक्शन में होता क्या है जो हम जेवलांस के डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। जो ये डोनर एटम है D0 ग्राउंड स्टेट में, यहाँ जब इस पे प्रकाश पड़ता है तो ये एक्साइटेड हो गया D1, और D1 से ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा D3 में आ गया। D3 से क्या होगा? यहाँ पर प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति, ये वापस किस में आ जाएगा? D0 में, स्फुरदीप्ति के माध्यम से, और क्या करेगा? रेडिएशन का इमिशन करेगा। तो ये रेडिएशन निकलेंगे, इसको जो एक्सेप्टर जो मॉलिक्यूल है, जो रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है, वो एक्सेप्ट करेगा और ये किस में बदलेगा? A1 में बदल सकता है और A3 में भी बदल सकता है। इस प्रकार ये बाद में आगे यहाँ से ये उत्पाद में बदल जाता है। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ? जो D0 है डोनर एटम, जो फोटोसेंसिटाइजर है, उसने क्या किया? प्रकाश का अवशोषण किया है, तो ये किस में बदल गया? D1 में, और D1 ISC के द्वारा D3 में, और D3 जो है वो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इससे टकराता है, तो ये तो D0 में पहुंच गया और इसको A3 में कर दिया,
और जो ये H3 है आगे उत्पाद में बदल जाता है। तो ये फोटोसेंसिटाइजर की मैंने बात की। इसके अलावा ये तो मैंने क्लोरोफिल का उदाहरण दिया, कैडमियम वाष्प, मरकरी वाष्प, ऐसे ही बेंजोफिनोन, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल है जो कई प्रकार की अभिक्रियाओं में फोटोसेंसिटाइजर के रूप में काम लिए जाते हैं। धन्यवाद।